बात करेंगे एनसीएफ 2005 से सीटेट परीक्षा में अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आज हम लेकर आए हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो देखेंगे पहला प्रश्न दिया है कि एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है। एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन दिए हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, सेकंड ऑप्शन है नेशनल करिकुलम फाइल, सी ऑप्शन है नेशनल क्लास फ्रेमवर्क, फोर्थ ऑप्शन है डी ऑप्शन है नन ऑफ अबव। तो हमें पता होना चाहिए कि एनसीएफ का जो पूरा नाम है वो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से एनसीएफ की संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो एनसीएफ की जो संचालन समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर यशराज, प्रोफेसर यशराम और प्रोफेसर यश कुमार। तो हमें पता होना चाहिए एनसीएफ संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर यशपाल। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय ज्ञान को जोड़ना चाहिए, यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय ज्ञान को किससे जोड़ना चाहिए। ऑप्शन दिए हैं बाहरी स्कूली जीवन से, कक्षा से, परिवार से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें पता होना चाहिए कि एनसीएफ 2005 में विद्यालय ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ने की बात कही गई है। तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया है एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा होनी चाहिए, यानी एनसीएफ 2005 में जो बताया गया है कि बालक की जो प्राथमिक शिक्षा होगी वो कौन सी भाषा में होनी चाहिए। तो ऑप्शन दिए हैं स्थानीय भाषा, विदेशी भाषा, कठिन भाषा या कोई भी भाषा। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की जो प्राथमिक शिक्षा है वो स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में बच्चे की प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि बालकों की शिक्षण प्रक्रिया एनसीएफ के अनुसार कैसी होनी चाहिए, यानी बच्चों को जो सिखाने की प्रक्रिया है वो एनसीएफ के अनुसार कैसी होनी चाहिए। तो ऑप्शन दिया है रटंत पद्धति से युक्त या रटंत पद्धति से मुक्त, सी ऑप्शन तनाव व बोझ से युक्त या इनमें से कोई नहीं। तो एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि बच्चों को यदि शिक्षण दिया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है तो वो कैसी होनी चाहिए, रटंत पद्धति से मुक्त होनी चाहिए, यानी कि बच्चों को रटाना नहीं है, उन्हें सिखाना है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया है एनसीएफ संचालन समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो एनसीएफ की जो संचालन समिति थी उसमें सदस्यों की संख्या थी 35। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए, यानी एनसीएफ में विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य बताए हैं। तो ऑप्शन दिया है कि बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना है, बालकों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना है, सी ऑप्शन गणना के क्षमता का विकास करना है या इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता होना चाहिए कि एनसीएफ 2005 में जो विज्ञान के शिक्षण के उद्देश्य बताए गए हैं उसमें बताया गया है कि बच्चों को जिज्ञासु बनाना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा कि बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना है विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य। देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया है एनसीएफ 2005 बल देता है। तो एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर। एनसीएफ 2005 बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है, न कि शिक्षक केंद्रित पर। सेकंड ऑप्शन स्वयं करके सीखने पर, थर्ड ऑप्शन रटने की प्रक्रिया पर और डी ऑप्शन दिया है कि समस्या हल करने पर। तो हमें पता होना चाहिए कि बच्चा जब स्वयं करके सीखता है तो जल्दी सीखता है और एनसीएफ 2005 में भी स्वयं करके सीखने पर ही बल दिया गया है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है, यानी एनसीएफ 2005 में जो कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ा गया है तो उसे जोड़ने का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, बी ऑप्शन पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करना, तो पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त नहीं करना है। सी ऑप्शन है कि अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, तो परीक्षाओं का आयोजन करना भी नहीं है। डी ऑप्शन है कि रटने को महत्व देना। एनसीएफ 2005 रटने के बिल्कुल खिलाफ है, तो यहाँ पर बी, सी और डी ऑप्शन हमारे गलत हैं। तो जो कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का जो उद्देश्य है वो ये है कि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करें और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना है कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है। तो सूत्र यहाँ पूछा है, सूत्र अर्थात थीम कह सकते हैं, शीर्षक कह सकते हैं। तो एनसीएफ 2005 की जो थीम है वो क्या है। ए ऑप्शन शिक्षा बिना प्रयास के, शिक्षा बिना प्रयास के नहीं हो सकती, गलत ऑप्शन है।
बी ऑप्शन शिक्षा बिना शिक्षक के, सी ऑप्शन शिक्षा रटने के साथ और डी ऑप्शन शिक्षा बिना बोझ के। तो जो एनसीएफ 2005 का जो सूत्र है, जो थीम है, वो है शिक्षा बिना बोझ के, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है, या एनसीएफ 2005 की जो उत्पत्ति हुई थी वो कौन से निबंध से हुई थी। तो इनके राइटर जो थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, और इनका जो निबंध था वो कौन सा था। तो ऑप्शन दिए हैं सभ्यता और शिक्षा, सभ्यता की प्रगति, सभ्यता और प्रगति, प्रगति के साथ सभ्यता। तो ये सभी लगभग एक जैसे ही लग रहे हैं शब्द, लेकिन हमें याद रखना है उस निबंध का नाम था सभ्यता और प्रगति। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखेंगे अगला प्रश्न। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं वो सब परीक्षा में पूछे गए हैं। एनसीएफ 2005 से हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका रहनी चाहिए क्लास में। तो यहाँ ऑप्शन दिया है नेता के रूप में, शासक के रूप में, भाई के रूप में, और डी ऑप्शन है सुगमकर्ता के रूप में। तो एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि शिक्षक की जो भूमिका है कक्षा में वो होनी चाहिए सुगमकर्ता के रूप में, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के विचार कब आया था। तो शिक्षा बिना बोझ के ये जो विचार आया था एनसीएफ 2005 में जो लिया गया है, ये विचार कब आया था। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं 1998, 1993, 1987, 1947। तो हमें पता होना चाहिए ये जो विचार आया था इस सूत्र का शिक्षा बिना बोझ के, ये आया था 1993 में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। तो उस मंत्रालय का नाम बताना है यहाँ पर, जो कि एनसीएफ 2005 तैयार करने की जिसने पहल की थी। तो ऑप्शन दिए हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय, अधीनस्थ बोर्ड, और इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता होना चाहिए कि ये पहल की गई थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है करिकुलम किस भाषा का शब्द है, यानी कि जो एनसीएफ में करिकुलम शब्द है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो करिकुलम जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। ऑप्शन दिए हैं लैटिन भाषा, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा और फ्रेंच भाषा। तो हमें पता होना चाहिए कि करिकुलम जो शब्द है वो लिया गया है लैटिन भाषा से। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से एनसीएफ 2005 में किस बात पर बल दिया गया है। तो यहाँ पर एनसीएफ 2005 में इन सभी ऑप्शन में से किस पर बल दिया गया है। तो ऑप्शन दिए हैं विज्ञान के लिए शिक्षा, विकास के लिए शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा, या ये सभी। तो एनसीएफ 2005 में जो बल दिया गया है वो है शांति के लिए शिक्षा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए हैं। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, और जितने भी प्रश्न अभी हम करने वाले हैं वो सब परीक्षा में पूछे गए हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। तो देखेंगे इसके ऑप्शन कि परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव जो दिए गए थे उनमें से सबसे ज्यादा बल किस पर दिया है। तो ऑप्शन है कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, प्रतियोगी परीक्षा ऐच्छिक हो, या कक्षा 12वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा वो होगा सबसे ज्यादा जो बल दिया गया है वो दिया है कि कक्षा 10वीं की जो परीक्षा हो वो ऐच्छिक होनी चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया है कि पाठ्यक्रम के निर्माण की आवश्यकता क्यों होती है। तो पाठ्यक्रम जो बनाया जाता है तो वो क्यों बनाया जाता है, क्या आवश्यकता है उसे बनाने की। तो ऑप्शन दिए हैं कि शिक्षक की सुविधा के लिए। तो शिक्षक की सुविधा के लिए नहीं बनाया जाता। बी ऑप्शन शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, यानी जिसके लिए हम शिक्षा दे रहे हैं उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। तो ये हो सकता है। सी ऑप्शन बालकों को पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराने के लिए, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, पाठ्यक्रम जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि एनसीएफ 2005 में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है। तो हमें पता होना चाहिए कि एनसीएफ 2005 में जो अध्याय बताए हैं वो बताए हैं हमें 5 अध्याय बताए हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है 6, 5, 4, 3। तो एनसीएफ 2005 में अध्याय की संख्या है 5। फिर यहाँ बात करें कि उसमें कुल सदस्य कितने थे एनसीएफ 2005 में। तो एनसीएफ 2005 में 35 सदस्य थे, अध्याय 5 हैं, सिद्धांत 5 हैं, और बात करें समूह की तो समूह उसमें 21 हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन दिया है
कि यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं, बच्चे फेल होते हैं तो वो किसे प्रदर्शित कर रहे हैं। ऑप्शन दिया है अपनी असफलता को, स्कूल की असफलता को, समाज की असफलता को या परिवार की असफलता को। तो हमें ये बात याद रखनी है कि यदि बच्चा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर जो गलती होगी वो शिक्षक की होगी और स्कूल की गलती मानी जाएगी, न कि बच्चे की। यदि बच्चा असफल हो रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो ऑप्शन हमें याद रखना है कि हमें कभी भी बच्चे की गलती नहीं माननी है। बच्चा यदि फेल हो रहा है तो वहाँ पर स्कूल की वो असफलता को दर्शाता है, शिक्षक की असफलता को दर्शाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन दिया है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है, सीखना व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें पता होना चाहिए कि सीखना क्या है। सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है, यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है, आंसर भी नेगेटिव ढूंढना है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमें दिए हैं कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, ये बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन दिया है कि सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित होते हैं, ये भी सही बात है, बच्चे स्वभाव से ही प्रेरित होते हैं। सी ऑप्शन दिया है कि बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरीके से सीखते हैं। तो यहाँ पर ये गलत ऑप्शन है कि बच्चे एक ही तरीके से सीख रहे हैं। एक ही तरीके से नहीं सीखते बच्चे, बल्कि कई तरीकों से, बहुत तरीकों से सीखते हैं। तो यहाँ पर ये गलत है। देखेंगे अगला ऑप्शन दिया है कि स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है, ये भी सही ऑप्शन है। तो जो गलत ऑप्शन था हमारा वो था कि बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरीके से सीखते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नेगेटिव था, आंसर नेगेटिव देना है। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर है। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन दिया है कि एनसीएफ 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में दिया गया है क्योंकि। तो एनसीएफ 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में जाना है, तो ऐसा क्यों किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ दिए हैं कि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बच्चा सुरक्षित महसूस करे। तो ये बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा अपनी मातृभाषा बोलेगा, अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलेगा, अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, उसे नहीं लगेगा कि मैं एक अलग माहौल से आया हूँ। दूसरा ऑप्शन दिया है कि भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई बालक पीछे न छूटे, यानी बच्चे जो स्कूल में भाषा बोली जा रही है वो भाषा नहीं बोल पा रहे हैं, तो बच्चे पीछे न रह जाएं, इसलिए जो बहुभाषा का सिद्धांत है वो एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। ये भी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन दिया है कि यह बालक को अपने आप पर विश्वास के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है कि बालक को अपने आप पर विश्वास होगा, जो अपनी बोली वो बोल रहा है उस पर विश्वास होगा और वो पढ़ने के लिए, सीखने के लिए प्रोत्साहित होगा। तो ये जो तीनों ऑप्शन यहाँ दिए हैं, तीनों ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ के अभी तक कितने संस्करण आ चुके हैं। ऑप्शन 3, 4, 5, 6। तो हमें पता होना चाहिए कि एनसीएफ के अब तक 4 संस्करण आ चुके हैं, जिनमें कि पहला आया था 1975 में, दूसरा है 1988 में, तीसरा है सन 2000 में और जो अब चल रहा है एनसीएफ 2005। तो 4 संस्करण अभी तक आ चुके हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है, यानी एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ कहाँ से विकसित की है। तो ऑप्शन दिया है संज्ञानात्मक सिद्धांत से, मानववाद से, व्यवहारवाद से और रचनावाद से। तो हमें पता होना चाहिए कि एनसीएफ 2005 ने जो अपनी समझ प्राप्त की है वो की है रचनावाद से। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न दिया है कि एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए, यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण पढ़ाया जा रहा है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ दिए हैं कि स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। सेकंड ऑप्शन दिया है कि विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास करना। सी ऑप्शन दिया है कि विकास के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण करना, स्मरण नहीं कराना है, रटाना नहीं है, बच्चे को याद नहीं कराना है। डी ऑप्शन दिया है कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। तो जो पर्यावरण अध्ययन बच्चों को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जा रहा है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है
कि बच्चे की जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, उसे स्कूली शिक्षा के साथ बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाए। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है कि कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन दिया है कि एनसीएफ 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है, यानी गणित में चिंतन करना और तर्क करने का एक तरीका होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन दिए हैं कि विद्यार्थी को विशेष कोचिंग देना, गलत है। गणित के सभी पाठ्य पुस्तक का पुनः लेखन करना, ये भी गलत है। सी ऑप्शन विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्यपत्रक देना, ये भी गलत है। अगला ऑप्शन दिया है कि खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। तो जब भी बच्चे को चिंतन करना है, तर्क करना है, तो उसे खोजबीन की तरफ जाना चाहिए, यानी खोजबीन उपागम का प्रयोग करना है और हस्तपरक क्रियाएं करनी है और अपने वास्तविक जीवन से जोड़ना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है। एक विज्ञान की टीचर है जो कि बच्चों को पढ़ाती है श्वसन के बारे में, उसके बाद परीक्षा का आयोजन करती है और देखती है कि अधिकांश जो विद्यार्थी हैं श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है? यानी शिक्षिका ने तो पढ़ाया श्वसन के बारे में, लेकिन बच्चे जो हैं वो श्वसन और सांस में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑप्शन इसका कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन दिया है कि वह उनकी कक्षा की अध्यापिका नहीं है, गलत है। सेकंड ऑप्शन दिया है कि विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, ये भी गलत है। सी ऑप्शन दिया है कि शिक्षिका को कक्षा में प्राय बहुत अनुशासनहीनता रहती है, ये भी गलत है। डी ऑप्शन दिया है कि वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन, क्योंकि बच्चे यदि कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, किसी चीज में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर टीचर द्वारा सिखाई गई या टीचर द्वारा यूज की गई टेक्निक जो है वो कम प्रभावी है। टीचर ने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया, इसलिए बच्चे नहीं समझ पाए। तो बच्चा यदि कोई कार्य नहीं कर पा रहा है तो वहां शिक्षक की गलती मानी जाएगी, शिक्षक वहां असफल हुआ है, न कि बच्चा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी होगा, क्योंकि वह कक्षा में प्रभावी तरीके से उस व्याख्यान को समझा नहीं पाई बच्चे को। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा के शिक्षक उपलब्ध न हो तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को भाषा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध कराने का अधिकार है? यानी कि जो प्राथमिक स्तर पर यदि मातृभाषा और स्थानीय भाषा का कोई शिक्षक नहीं है तो संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत अधिकारी जो है भाषा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध कराने का अधिकार रखता है? तो अनुच्छेद यहाँ पर दिए गए हैं, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा अनुच्छेद है भाषा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध कराने के लिए? अनुच्छेद 350 में बताया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन दिया है कि एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? यानी एनसीएफ 2005 के द्वारा जो परीक्षा में सुधार के सुझाव दिए गए हैं उनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? तो ऑप्शन दिया है सामूहिक कार्य का मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन, या ये सभी। तो जो एनसीएफ 2005 के द्वारा परीक्षा में सुधार किए गए हैं उन सब में ये ऑप्शन है सामूहिक कार्य का मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन और खुली पुस्तक की परीक्षा का मूल्यांकन। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है, यानी एनसीएफ 2005 का जो डॉक्यूमेंट है उसमें कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो ऑप्शन दिया है एक भाषा, दो भाषा, तीन भाषा या बहुभाषा। तो हमें याद रखनी है कि एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में 3 भाषाओं को यानी त्रिस्तरीय भाषाओं को महत्व दिया गया है। यहाँ पर सी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार आज हमने एनसीएफ 2005 से जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में जाना। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एक ऐसी ही नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।